हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? फ्रेंड्स एक और बात, आप साथ साथ होमवर्क मेरे को लगता है कर रहे होंगे। होमवर्क बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो आप प्लीज़ उसको साथ साथ करिएगा, ठीक है? चलिए आज का टॉपिक जो है शुरू करती हूँ। कल मैंने जो टॉपिक छोड़ा था वो व्यंजन का छोड़ा था, ठीक है? व्यंजन, और व्यंजन का टॉपिक हमने शुरू किया था परसों, ठीक है? कल हमने शुरू किया था कल हमने स्वरों का टॉपिक किया था। स्वर क्या होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम कल कर चुके। उसके बाद व्यंजन का टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, ठीक है? अभी तक हमारी वर्णमाला चल रही थी। वर्णमाला में हमने शुरुआत का सारा कर लिया। अनुस्वार, अनुनासिक, ध्वनि, वर्ण, अक्षर क्या होते हैं सब हमने कर लिया। उसके बाद हमने स्वर कर लिए कि कितने होते हैं, कितने बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण कर लिया हमने कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और गोलाकार के आकृति के आधार पर कितने प्रकार के। तो ये हम कर चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब जो हम करने जा रहे हैं व्यंजन, कल इसमें काफ़ी कुछ बता दिया, फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि व्यंजन जो हमने किए थे, व्यंजन का मतलब क्या होता है। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, ठीक है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? व्यंजन। और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या ले सकते हैं? जब हवा मुख विवीर से बाधा के साथ उत्पन्न होती है, ठीक है? बिना बाधा के आ जाए तो वो होता है स्वर, बाधा के साथ उत्पन्न हो तो वो हो जाते हैं व्यंजन, ठीक है? ये चीज़ तो हमें आ गई होगी, ठीक है? अब अगर हमसे ये पूछा जाए परंपरागत तौर पर व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी होती है? परंपरागत तरीके से अगर मैं कहूँ स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी थी? 13। मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाती रहती हूँ ताकि हम बार बार सुनते हैं, वो चीज़ हमें अच्छे से माइंड में फिट हो जाती है कि ये चीज़ ऐसे थी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ बार बार। अगर परंपरागत तरीके से पूछा जाए स्वर कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं 13। परंपरागत तरीके से ये पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 33, ठीक है? क से ह तक। अब बिना स्वर वाले स्वर व्यंजन कैसे होते हैं? जो स्वर के साथ आते हैं, यानी कि स्वर उसमें ऐड होता है। बिना स्वर के अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसके नीचे हम क्या डालेंगे? हलंत डालेंगे क ख ग में, ठीक है? और ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये हो चुके, ये बहुत बार हो चुके, तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपको क से म तक बता दिया कि वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है? स्पर्श व्यंजन टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब जीभ जो है हमारी वो किसी ना किसी पार्ट को छूती है, स्पर्श करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और इसको एक बात और नोट कर लेना, कल मैंने आपको नहीं बोला था ये, स्पर्श व्यंजन को, ठीक है? स्पर्श व्यंजन को क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो हमारा शुद्ध काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी यहीं पे। अब देखना, वर्गीय, र आधा था तो वर्गीय, हम ऐसे लिखेंगे वर्गीय, ऐसा। अब वर्गीय हमने क्या करना है? र को आगे भेजना है। ये शुद्ध रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। मानक रूप वो होता है जिसको मान्यता मिली होती है, तो ये मानक रूप नहीं है।
तो मानक रूप देने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर र लगाएंगे। तो र क्या हो जाता है, वर। ग के ऊपर र जाना चाहिए, बट ग के पास मात्रा है तो र उसके साथ चला जाएगा, तो ये वर्गीय बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्लियर है ये बात। स्पर्श व्यंजन क से म तक का था, क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, लिख नहीं रही हूँ आज। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पांचों वर्ग जो हैं उसको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद हमने किया था, मैंने एक लाइन बताई थी, च, छ, झ, झ, ञ। ये जो है च वाली लाइन जिसको च्वर्ग बोला जाता है, च, छ, झ, झ, ञ, इनको क्या बोला जाता है, इनको स्पृष्ट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, स्पृष्ट संघर्षी, संघर्ष करते हुए, स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। स्पृष्ट संघर्षी कह सकते हैं इसको, या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श से है ना, इसको इनको सबको स्पर्श ही बोला जाता है, तो स्पर्श आगे संघर्षी भी लगा देना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर पूछा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो च, छ, झ, झ, ञ जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद जो बात होती है, हमारे पास आए थे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का हमने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो आधे स्वर होते हैं, मतलब कि स्वरों की भांति जिनको बोल दिया जाता है। ठीक है, स्वरों की भांति जिनको बोल दिया जाता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो न तो अंतस्थ स्वरों की भांति जिनको बोल दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है। इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को य, र, ल, व, इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी बोल दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अर्ध स्वर में यूज़ होते हैं वो य और वो है। ऐसे तो य, र, ल, व सारे ही हम कह देते हैं कि अर्ध व्यंजन है, बट अगर पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अर्ध व्यंजन इसमें से कौन से हैं, तो य, व को ही प्रेफर किया जाता है, सबसे ज़्यादा य और व को ही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद जो हम कल बात कर रहे थे, दो चीज़ें मैंने बीच में और भी बताई थी कि र जो है, र लुंठित व्यंजन है, र लुंठित व्यंजन है, या इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। प्रकंपित, कांपना शुरू हो जाता है ना, तो र जो ध्यान रखना है, र जो है प्रकंपित व्यंजन है और लुंठित व्यंजन है। ठीक है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, र, और प्रकंपित व्यंजन अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है, र। दोनों ही, प्रकंपित पूछा जाए या लुंठित पूछा जाए, वो र है। क्लियर है ये बात। अब लुंठित व्यंजन क्या हो जाता है, जो उच्चारण करते समय जो जीभ है तालु से लुढ़क जाती है, र, र। ठीक है, तो वहां पर लुंठित व्यंजन। उसके बाद ल क्या है, पाशर्विक व्यंजन। ठीक है, पाशर्विक व्यंजन, पाशर्विक व्यंजन। र क्या है, सॉरी ल क्या है, पाशर्विक, पाशर्व से, पाशर्व क्या होते हैं, पाशर्व से हवा क्या होती है, पाशर्व से। पाशर्व का मतलब क्या होता है, बगल, यानी कि बगल से। बगल से कहाँ से, ये जो है ये साइड से बगल से हवा निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाशर्व व्यंजन बोलते हैं। यानी कि पाशर्विक व्यंजन अगर पूछा जाता है तो वो क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उच्चारण में हवा जो है जीभ के पार्श्व से निकल जाए। ठीक है, इसके उच्चारण में, इसको लिख देती हूँ मैं, उच्चारण में जीभ से हवा, सॉरी यहाँ पे
उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से निकल जाए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पार्श्व व्यंजन बोला जाता है, पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, ल, जो कि ल है, ठीक है। यस, अभी तक सब मेरे ख्याल से सबको ये जो बताया है ये कल वाली बात थी, जो हम कल वाली बात बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शायद नासिक्य व्यंजन भी बता दिया था, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर जिसको नासिक्य व्यंजन भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऊष्म व्यंजन, ये हो गया, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। उसके बाद आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म के नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऊष्म, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म। अब इस चीज को एक और चीज इसको कह सकते हैं, या संघर्षी, संघर्ष उत्पन्न करना पड़ रहा है। एक मिनट, श ऐसे ही लगाएंगे, अगर हमने श ऐसे लिख दिया तो दैट इज रॉन्ग, क्या ये गलत है, श हम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी। अब आप कहोगे कि संघर्षी तो आपने भी पहले भी बताया संघर्षी, बट ध्यान रखना है वो स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श में संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, ये ओनली संघर्षी है। संघर्ष, संघर्ष हम कहते हैं ना, हमें लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा है, ऊपर उठने के लिए लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। तो ऊष्म, ऊष्म क्या हुआ? गर्म, गर्माहट, झंझनाहट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आ जाती हैं? ऊष्म व्यंजन में। इसमें क्या होगा? उच्चारण में, इसके उच्चारण में क्या होगा? हवा मुख के किसी स्थान से घर्षण करके बाहर निकलेगी। उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग से घर्षण करती हुई बाहर निकले। देखो, घर्षण, घर्षण करती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। घर्षण का मतलब, घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़, रगड़ खाना, रगड़ खाती हुई बाहर, झंझनाहट सी होती है। अब दांतों में झंझनाहट वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है कि जब इसको बोला जाता है, आप देखना, श, श, स, ह, बट आजकल क्या हो रहा है, इस श को इसी के भांति बोल दिया जाता है, बट इनके दोनों में फर्क है। देखना, श, 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 ये श है, बट हम कैसे समझाते हैं? श शलगम, श षटकोण, बट ध्यान रखना है श है ये, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उत्तक्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्तक्षिप्त व्यंजन, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उत्तक्षिप्त व्यंजन। उत्तक्षिप्त व्यंजन, उत्तक्षिप्त व्यंजन, ये उत्तक्षिप्त व्यंजन पेपर में भी आया हुआ है, एचटेट में। एचटेट में क्या पूछा गया था? उत्तक्षिप्त व्यंजन को ताड़न व्यंजन बोला गया था। उत्तक्षिप्त व्यंजन को क्या बोला जा सकता है? ताड़न व्यंजन, ठीक है। उत्तक्षिप्त व्यंजन को और क्या बोला जाता है? ताड़न व्यंजन, उत्तक्षिप्त या ताड़न, ठीक है। उत्तक्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत प्लस में क्षिप्त, उत मतलब ऊपर से, क्षिप्त मतलब गिरा हुआ, ऊपर से गिरा हुआ, अर्थात जब जीभ, ठीक है, यहाँ पे क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ग की बात कर रहे हैं, तो कोई तो ऊपर से नहीं गिरेगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जीभ की बात हो रही है। जब जीभ जो है ऊपर से नीचे अचानक गिरती है तो उसको उत्तक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। कौन से होते हैं उत्तक्षिप्त? यानी कि ये ऊपर से क्षिप्त गिरा हुआ, ऊपर से नीचे गिरा हुआ,
दो अक्षर आएंगे इसमें उत्तक्षिप्त व्यंजन में, अड़, इसको बोलेंगे अड़ और ढ। ठीक है, अड़ और ढ दोनों में क्या है, बिंदी है। यहाँ पे अड़ और ढ दोनों के नीचे यहाँ पर बिंदी है। जो हम क से ह तक लिखते हैं वो अंग है होता है, क ख ग घ अंग है जिसके यहाँ पे बिंदी होती है। ठीक है, वो अड़ा नहीं होता। और ट ठ ढ ढ वो ढ होता है जिसकी बिंदी नहीं होती। तो यहाँ पे उत्तक्षिप्त व्यंजन अड़ और ढ, इनको उत्तक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। ऊपर से गिरे हुए ट ढ सॉरी ढ अड़ 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 बोल के देखो, अड़ा ढ दोनों ऊपर से नीचे गिरती हैं एकदम से जीभ, उसको बोला जाता है उत्तक्षिप्त व्यंजन। ये बाद में एक्सेप्ट किए गए थे। ठीक है, 33 व्यंजन वो थे। उसके बाद हमने ऊष्म व्यंजन कर लिया, संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। नाम जरूर ध्यान रख लेना कि ऊष्म व्यंजन को कौन सा संघर्षी। ठीक है, और जो च वाली लाइन है उसको स्पृष्ट संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। उत्तक्षिप्त व्यंजन को ताड़न व्यंजन भी बोला जाता है। एक और चीज रह गई इसमें अब आपके पास, वो रह गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमें पता है, अक्ष त्र ज्ञ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अक्ष त्र ज्ञ और श्र। ठीक है, अक्ष त्र ज्ञ और श्र ये चीज होती है। अब इसमें देखना अक्ष में क्या होता है, अक्ष में क प्लस में श, ये चीज शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क प्लस में श, क आधा श पूरा। क और श जब मिलेंगे तो अक्ष बनेगा। उसके बाद त्र, त प्लस में र दोनों मिलेंगे तो त्र बनेगा। ठीक है, उसके बाद ज्ञ, ज प्लस में न्य, ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों में सिर्फ प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम क प्लस में श, ये जब हम लिखते हैं, लिखेंगे तो हमारे पास क और श ऐसा होगा, अक्ष बनेगा। बट हमारा उच्चारण इसका कुछ और बोलते हैं, उच्चारण हम बोलते हैं अक्ष। अक्ष अ से शुरू आती है, अ क श य। हम इसको सोचते हैं कि ये अ से शुरू है, अ से शुरू नहीं होगा, ये किन वर्ण से मिलकर बना है, क प्लस में श से। और ऐसे ही ज्ञ, ज प्लस में न्य, हम पहले बीच में ऐसे आ गया था कि ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है। ठीक है, बट हमारी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है कि हम उसको ज्ञानी ही बोलते हैं। तो अब क्या कहा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से इसको हम ज्ञ बोलेंगे। ज्ञ होना तो मिलके चाहिए था, ग प्लस में य मिलना चाहिए था तो ज्ञ बनता है, बट ये ज्ञ नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, ज प्लस में न्य, ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी नहीं ज्ञानी। बट अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से ये बोला जाता है, और जब हम लिखेंगे तो इसमें इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद रह जाता है श्र। तो श्र कैसे, श प्लस में र। ठीक है, श प्लस में र, श्र। अब एक बात मुझे और याद यहाँ पे आ गई, जब हम लिखते हैं ना किसी भी वर्ड को हम जब प्लस करते हैं, हम जब भी प्लस करते हैं यानी कि उसके पैरों के नीचे क्या क्या होता है। मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कृपा, कृपा, तो कृपा में क्या है, यानी कि क आधा, वर्ण विच्छेद कर रही हूँ, क आधा री पूरा है प आ, यही बनेगा, क आधा री पूरा प आधा आ पूरा, कृपा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ ना श्रृंगार लिखना है तो श्रृंगार, देखना श्र, हम श्र ऐसे डालते हैं, है ना, श्र, श प्लस में र किया तो श्र बना। अगर मैं बोलूं कि श प्लस में र की जगह मेरे को री डालना है, ठीक है, र की जगह मेरे को री डालना है, तो र की जगह री डाले, देखो क प्लस में र करेंगे तो वो क्र बनेगा, क्र। अब क प्लस में री किया तो वो क्री बना। ठीक है, ऐसे ही श प्लस में र करेंगे तो श्र बनेगा,
श प्लस में री करेंगे तो वो श्री बनेगा। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क समझ आ रहा है। श प्लस में र श्र, श प्लस में री श्री, ये ऐसे बनेगा। तो श्रृंगार हम जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, श में र भी मिला रहे हैं और री भी मिला रहे हैं, र और री दोनों मिला रहे हैं, श्र री लिख रहे हैं। होता क्या है, श्री श्री, ओनली श्री, तो हम लिखेंगे श्रृंगार। ठीक है, तो ये उसका मतलब सही रूप है, श्रृंगार। बहुत बार पेपरों में आता है लिखा हुआ कि इसका शुद्ध रूप छांटिए, शुद्ध रूप लिखिए, तो श्रृंगार ये सही है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखेंगे हम, श के पैर में री, श्रृंगार। क्लियर है ये चीज? ओके, उसके बाद ये चीज हो गई। उसके बाद हमारे पास था द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन रह गया। ठीक है, उसके बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन हम किसको बोल सकते हैं, उत्तक्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। उत्तक्षिप्त व्यंजन के 3 नाम बता रही हूँ, उत्तक्षिप्त, ताड़न, द्विगुण। उसके बाद एक आता है द्वित्व व्यंजन, शायद इसमें मेरा लिखना रह गया, कोई बात नहीं, द्वित्व व्यंजन आता है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, एक ही चीज को हम जब डबल करके लिखते हैं ना, उसको बोला जाता है द्वित्व व्यंजन। शायद मैंने लिखा भी हो, इसमें नहीं लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। एक आ जाता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जो एक चीज 2 बार आ जाती है, 2 बार, जैसे अगर मैं लिखूं बच्चा, द्वित्व व्यंजन है ये, मतलब कि एक चीज को हम डबल लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। कच्चा, ठीक है, ऐसे जो वर्ड है जो एक व्यंजन 2 बार लिखा जाएगा, तो एक बार आधा एक बार पूरा, तो उसको द्वित्व व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, अगर द्विगुण व्यंजन पूछा जाएगा तो द्विगुण व्यंजन क्या होता है, उत्तक्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। बट अगर द्वित्व व्यंजन की बात आए तो यानी कि एक चीज हम डबल बार लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, वो द्वित्व व्यंजन होता है। यस, अब आज एक और चीज कर लेते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन तो कर ही रहे हैं हम, व्यंजनों का वर्गीकरण भी कर लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, आप भी सोच रहे होगे ना कि मैडम कितना लिखने में कंजूसी करते हैं, व्यंजन लिखा हुआ था उसी को ही पूरा कर दिया, बस व्यंजनों का वर्गीकरण बन गया। टेढ़ा थोड़ा सा जाता है ना, टेढ़ा लिखती हूँ मैं शायद, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हमने कर लिया, अब ये व्यंजनों का वर्गीकरण है, ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे घोष के आधार पर, घोषतव के आधार पर। 1 मिनट, घोषतव के आधार पर। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि घोष क्या होता है। घोषतव के आधार पर हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अरे इसमें इनकी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा। घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, घोषतव के आधार पर हमें समझ आ रही है। घोष मतलब क्या होता है, कंपन। ठीक है, घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, कंपन पैदा होना। 2 प्रकार के होते हैं घोषतव के आधार पर, नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। ठीक है, अघोष और नंबर 2 सघोष। जैसे नाम से ही समझ आ रहा है हमें, क्या नाम से ही समझ आ रहा है, अघोष बिना घोष के, यानी कि बिना कंपन के। कंपन के साथ।
ठीक है। अघोष और सघोष, अघोष बिना घोष के यानी कि बिना कंपन के, और सघोष कंपन के साथ। अघोष को क्या बोल दिया जाता है, कहाँ, जहाँ पर केवल श्वास का, श्वास मतलब कि प्राण वायु, ठीक है, जहाँ पर केवल श्वास का, सांस का प्रयोग किया जाता है उसे अघोष बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहाँ पे कंपन ना हो, बिना कंपन के, कंपन कहाँ पे हो रही है, हमारी आवाज में कंपन हो रही है, कहाँ कंपन हो रही है, जहाँ पर उच्चार, हम क्या कहेंगे, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। अब स्वर तंत्री में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर तंत्री, कि स्वर तंत्री क्या है। स्वर तंत्री जो हमारे पास, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, ऊपर तालू के ऊपर, तालू से पीछे, काफ़ी पीछे एक लगा होता है, तो वो जो होती है स्वर तंत्री होती है। जहाँ स्वर तंत्री में कंपन ना हो वो अघोष होता है, और कंपन हो वो सघोष होता है। अब कौन कौन से व्यंजन, इसको याद करेंगे हम, 13 व्यंजन, 13, और इसका उल्टा कर देंगे 31। इसमें 13 व्यंजन होते हैं, इसमें 31 होते हैं, ठीक है। अघोष 13 ही हैं, सघोष 31 हैं। अब कैसे करेंगे, हर वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा। इसमें क्या होगा, हर वर्ग, अभी मैं आपको थोड़ा सा उससे भी बता दूंगी, हर वर्ग का फर्स्ट सेकंड वर्ण, फर्स्ट और सेकंड वर्ण पर ध्यान रखना, हर वर्ग का पहला दूसरा करेंगे तो क ख च छ, ठीक है, ट ठ त थ और प फ, ये हो जाएंगे। तो ये तो कितने हुए, 10 ही हुए, है ना, 13 करने हैं हमने। और यहाँ पे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण जो है वो क्या होगा, सघोष होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। फर्स्ट सेकंड माइंड में क्या करना है, अघोष, फर्स्ट सेकंड क ख, देखो क ख, कोई घ घ अंग है तो हमारे साउंड स्वर तंत्री में कंपन पैदा होगा। तो पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने क्या कहा है कि 13 व्यंजन होने चाहिए। तो 13 में हमने कितने दिखाए हैं, हमने तो अभी 10 ही दिखाए हैं। 3 और कौन से होंगे, 3 और जो होंगे वो कौन से होंगे, श श स। अब श श स ये ध्यान रखना ऊष्म व्यंजन है, बट इसमें ह काउंट नहीं होगा, ह उसमें जाएगा। सघोष के कौन कौन से होंगे, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, प्लस में सारे स्वर, प्लस में ह, ठीक है। ये सारे क्या आ जाएंगे, सघोष। कैसे, अंतस्थ व्यंजन, ये देखो, ये य र ल व भी आ गया इसमें, और इसमें ह भी आ गया, अ से लेके ओ तक सारे स्वर भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, सारे स्वर भी इसमें आ जाएंगे। क्लियर है। अभी दोबारा इसको एक बार बताऊंगी आपको, पिक्चर बना के फिर दिखाती हूँ। अभी एक बार ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है। अघोष 13 होते हैं, सघोष 31 होते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इसमें श श स आ जाता है, इसमें अंतस्थ व्यंजन, और ह जो उधर का रह गया वो इसमें आ जाता है, ये सघोष होते हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है प्राण तत्वों के आधार पर, दोनों को बीच में बताऊंगी, अभी मैं आपको दोनों बताऊंगी। प्राण तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, प्राण तत्वों के आधार पर। प्राण क्या होते हैं हमारे, उसके तो प्राण चले गए, ठीक है। प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर इसका वर्गीकरण। प्राण तत्व का यहाँ पे अर्थ क्या होगा, हवा या सांस, ठीक है, हवा या सांस। अब प्राण तत्व के आधार पर अगर मैं बोलूं कि व्यंजन जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण।
फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? अल्प, अल्प प्राण। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण हवा या सांस, अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी कोई भी वर्ड जब आ जाता है तो अल्प उसके आगे लगता है तो उसका मतलब हो जाता है थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा। अल्प थोड़ा, अल्प मीन्स थोड़ा, महा मीन्स ज़्यादा, अधिक। ठीक है, महा मीन्स अधिक। जब जो वर्ण हम बोलते हैं, जो व्यंजन हम बोलते हैं, उनके उच्चारण में जो है हवा जो है कम निकलती है, मुख से हवा कम निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। आज बोरिंग सी क्लास जा रही है, शायद ऐसा लग रहा है। ठीक है, जब क्या होता है? उच्चारण होता है, जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो हवा, मुख से हवा जो है वो कम निकलती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। उच्चारण में क्या होता है? उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, थोड़ी निकलती है। अब कंपैरिजन तो हो ही जाएगा, अगर ये यहाँ कम निकलती है तो यहाँ हवा क्या है? अधिक निकलेगी। अब फर्क अल्प प्राण और महाप्राण में क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? पहला और तीसरा और पांचवा। ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। वर्ग का, हर वर्ग का, ये ध्यान रखना, हर वर्ग का दूसरा, सॉरी पहला, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। कम लगती है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। और उसमें क्या आ जाएगा? दूसरे में सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन सारे किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में, इसमें आ जाएगा अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन वहां चले जाएंगे। अंतस्थ, उष्म। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई, हमने पहले वाला कर लिया, बट अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पे बता देती हूँ कि कैसे कैसे इसको ध्यान रखना है। इसको ध्यान नहीं रखा जाएगा ना, देखना अब एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर आप चार्ट पे अपने आप से ही बता दोगे। अगर मैं बोलूँ कि अघोष बिना उसके 13 ही होते हैं, 13 उसमें कौन कौन से होते हैं ध्यान रखने हैं? पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। और अगर बात आती है अल्प प्राण की, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। ठीक है, अब अघोष में 13 ही थे, सघोष में 31 थे, और यहाँ पे क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन सारे इसमें आ जाएंगे। महाप्राण में क्या आ जाएगा? दूसरा और चौथा उष्म व्यंजन सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब चार्ट से बना के थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ओके, अब देखो चार्ट पे बना देती हूँ, वही बात है 3 दिन से मैं बोल रही हूँ क ख ग नहीं लिखूंगी, अब फिर एक बार चार्ट पे बताने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क ख घ अंग है, च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ अण त थ ध ध न प फ ब भ म। ठीक है, ये क्या है? पहले दो, हर एक का पहला 2 पार्ट अल्प प्राण। सॉरी, अल्प प्राणी अघोष, अघोष, सघोष। यहाँ से सिंपल सी बात हो जाएगी
पहला दूसरा अ घोष, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से घोष। अगर अब पूछा जाए ये ऐसे, ये वाली चीज ऐसे वाली, मतलब कि पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये जो हैं ये अल्प प्राण के हैं। और बाकी जो रह गए यानी कि सेकंड वाला और फोर्थ वाला, उसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे कर लो, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये जो हैं जिस पे ऐसे निशान है वो क्या होगा, महाप्राण। ऐसे निशान वाला क्या है, महाप्राण, 2। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चन देखो जो सीजिल इसमें जो आते हैं, जो HSSC में वगैरह उसमें तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो HTET वगैरह में आते हैं मुश्किल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब वो मान लो ये कहेगा निम्न में से वो वर्ण छांटो जो अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। ठीक है, निम्न में से वो वर्ण छांटो जो अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। अब अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण कौन सा है, ये अल्प प्राण भी है, अघोष भी है। ठीक है, अघोष, असघोष नहीं है, ये ग और अंग है तो ये सघोष आ गए। अल्प प्राण तो है, ग और अंग है, बट कौन सा आ गए, वो सघोष हो गए। और अघोष तो क हो गया। मान लो वो उसने ऐसे दे दिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो दो दो काम इकट्ठे दे रहा है, क्योंकि पेपर आजकल मुश्किल बना रहा है तो दो दो चीज़ें इकट्ठी देखता है। दो दो चीज़ें इकट्ठी देखने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला दूसरा तो अघोष और ये वाले सघोष, फिर पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो यहाँ जब वो गढ़ देगा, अब मैं कहूँ कि मान लो इस लाइन में च छ झ झ ञ, इसमें से 4 वर्ण दे दिए। अब बताओ कौन सा सघोष भी है और महाप्राण भी है। अब ज छ झ छ, ये तो छ और ज दो ही हैं जो क्या होंगे, सॉरी झ बनेगा ओनली, झ क्या, सघोष भी और महाप्राण भी। ठीक है, ऐसे छानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब देखो अगर मैं इसमें छ लिखूंगी तो छ जो है वो अघोष है, अघोष है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, झ सघोष भी है और महाप्राण भी। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, दो दो दे के ना वो कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गई होगी। उसके बाद जो है अल्प प्राण में क्या आ जाएगा, अल्प प्राण में, अल्प प्राण में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यर लव जो है वो अल्प प्राण है, यर लव अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन यर लव इसमें आ जाएगा, और श श सह महाप्राण में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज पता चल जाएगी। ये जो मैंने आपको नोट्स बना के, अभी मेरे को एक बात बताओ कि आपको सबके पास अब तो नोट्स, आपको नोट्स PDF लगा लो, होमवर्क लगा लो उसको, चाहे वो PDF के रूप में आप कर रहे हो चाहे होमवर्क के रूप में आप कर रहे हो, बट प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर रीड करना है। तो आप उसको जो रीड करोगे ना, माइंड में थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा कि हाँ हमने किस तरह से करना है। और अब ये बहुत बेसिक से शुरू करवाया है मैंने, और शायद क्योंकि ये देखो वर्ण वाला चैप्टर ही थोड़ा सा ऐसा होता है, वर्णमाला है तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, बट ये हम अगर इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो बहुत चीज़ों में ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि आगे आगे जो पेपर आने वाले हैं इसी के बेस पे इस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। HTET KVS का पेपर दे दो, चाहे आप कोई भी पेपर दोगे तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ द्वित्व व्यंजन का, मैं भी कहूँगी कहीं तो मैंने लिखा था द्वित्व व्यंजन का, कि दो समान व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। वो कौन सा होता है, जैसे बच्चा है, पक्का, मक्का, मतलब कि एक चीज़ डबल बार आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और
आप PDF लो, उसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें से कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ बताना, कैसे लग रहे हैं वो भी बताना, और क्लास में क्या चीज़ और होनी चाहिए वो भी। ठीक है, चलो आज के लिए मेरे को लगता है इतना बहुत है। व्यंजनों का उच्चारण जो है हम उस टॉपिक को कल करेंगे। कल जो है हम उसका क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। उच्चारण कि उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण कंठ से क्या बोला जाता है, तालु से क्या बोला जाता है, मूर्धा से क्या बोला जाता है, वर्तस्य कौन से व्यंजन होते हैं, ये जो है ये हम कल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय, टेक केयर।